हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने जब इस टॉपिक को देखा ना तो देखते मैं सोचने लगा, एक विचार मेरे मन में आया कि बच्चों को साइंस एक्चुअली इतनी डिफिकल्ट लगती क्यों है। उसके पीछे का रीजन बताऊंगा और आपको समझ में वो रीजन आ गया तो आज से आप साइंस को डिफिकल्ट समझना बंद कर देंगे और साइंस पढ़ने में बड़ा मजा आने लगेगा। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आप दो वर्ड्स में देख पा रहा हूँ ना, आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल दो वर्ड्स लिखे हुए हैं। और इन वर्ड्स को अगर सारे बच्चे पढ़ना चाहें तो वो एक्चुअली यहीं पर आकर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार इतने मुश्किल मुश्किल शब्द आ गए शुरू में ही, हम कैसे पढ़ पाएंगे। ये तो साइंस तो खतरनाक चीज है। लेकिन एक्चुअली आपको साइंस को पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, केवल समझना भी है। साइंस को समझना भी है आपको, और समझने के लिए आपको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज और कॉमन एक्टिविटीज और बहुत ही कॉमन इवेंट्स जो आपके आसपास हो रहे होते हैं ना, वही सीखने होते हैं। इसी का नाम साइंस है। आप इसे एक सब्जेक्ट समझकर, एक किताबों में लिखा हुआ बहुत बड़ा कोई विस्तृत विवरण समझ कर ना पढ़े, ये उस तरह की चीज नहीं है। ये हमारे आसपास ही होने वाली एक्टिविटीज है जिनको साइंस के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स में बुक के अंदर लिख दिया गया है। बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर जो एग्जॉस्टिबल वर्ड लिखा हुआ है ना, एग्जॉस्टिबल वर्ड लिखा हुआ है, अगर मैं एग्जॉस्टिबल वर्ड की जगह ये भी कहता हूं ना समाप्य, यानी समाप्त होने वाले, समाप्य जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, या इनएग्जॉस्टिबल की जगह ये लिखता हूं कि अनंत काल तक बने रहने वाले, अनंत, जिनका एंड नहीं होना, तो ये बात भी सही है। तो आप इन शब्दों से क्यों नहीं समझ लेते साइंस को, ये बहुत ईजी है। तो आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं ना, वो है एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे नेचर ने हमें बहुत सारे रिसोर्स दिए हैं, और जो भी रिसोर्स हमें नेचर से मिले हैं जो मैन मेड नहीं है, वो सभी नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। आज नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में हम दो की बात करेंगे, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन से रिसोर्स एग्जॉस्टिबल है, कौन से इनएग्जॉस्टिबल, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की बात करते हैं। आपके सामने जो पिक्चर आपको नजर आ रहा है ना, पिक्चर से ही क्लियर हो जाएगा, ज्यादा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पिक्चर किस चीज का है, कोल, ये कोल का पिक्चर है यहाँ पर। ये किस चीज का है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का पिक्चर है यहाँ पर। और ये गैस का। और ये सभी क्या है आप जानते होंगे, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचर ने हमको दिए हैं, और ये एक दिन खत्म हो जाने हैं। कोल, पेट्रोलियम और गैस, इनके हमारे पास जो भंडार हैं वो लिमिटेड है, और लिमिटेड चीज एक दिन खत्म हो जाती है। तो इनका आज के टाइम में भरपूर मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है तीनों का, और कुछ नाजायज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले ये गौर करें हम कहाँ का न्याय संगत यानी जुडियसली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और कहां पर सही इस्तेमाल कर रहे हैं, और सही रास्ते को चुनना, सही इस्तेमाल को चूज करना, ताकि हम इनको लंबे समय तक बनाए रखें। इसके अलावा एग्जॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको कुछ और नाम भी दिए गए हैं, तो उस पर गौर कीजिएगा। इनको नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब ये रिन्यू नहीं होते एक दो साल में, ये बहुत लंबे प्रोसेस के बाद बने हैं, इसलिए रिन्यूएबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन का एक लाइफ स्पैन भी काफी नहीं होता है इनको बनाने के लिए, यानी कि ये लगभग हजारों लाखों सालों में जाकर, देखिए आप, मिलियन ऑफ ईयर्स, लाखों साल में जाकर ये बने हैं। कैसे बने हैं वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में आप जरूर करवाऊंगा, बस आप ध्यान रखते रहिए। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो ये है कि ये रिप्लेनाइज नहीं हो सकते, नेचुरली रिप्लेनाइज नहीं हो सकते, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम पीरियड चाहते हैं रिप्लेनाइज होने के लिए, लगभग लाखों ईयर्स, हजारों साल इनको लग जाते हैं। ये और एक बहुत सुंदर सा पिक्चर में लेके आया था, हालांकि कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी या नेचुरल गैस, ये आप समझ ही गए हैं, लेकिन इस पिक्चर को लाने का मेरा मकसद था ताकि आपका मन एक बार फिर से खुश हो जाए देखकर कि कितने सुंदर पिक्चर आपको पढ़ाई के दौरान मिल रहे हैं, पढ़ने के लिए आपको इतना सुंदर व्यू मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, और उस काम को करते समय अगर हमारे सामने जो काम को करने के मीडियम है वो बहुत अच्छे है ना, तो उस काम में मन लग ही जाता है। तो ये सुंदर सुंदर से पिक्चर हमें कहते हैं कि हम बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड जो आ रही है वो आपको बताती है कि क्या हमारे पास कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ही हैं जिनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कह सकते हैं, कुछ और भी है।
तो देखिए ये तो फ्यूल के अंदर आते हैं, इनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। आपके सामने एक वर्ड भी लिखा हुआ है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल इनको कहा जाता है, ये ईंधन में काम आते हैं। कोयले का आपको पता ही होगा, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और घरों में भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ऑयल तो आप जानते होंगे, कितने सारे ऑयल्स के एग्जाम्पल है आपके सामने, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो कि इंडस्ट्री से लेकर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका हो रहा है। इसके अलावा नेचुरल गैस है जो, वो भी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बहुत सारे ईंधनों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें हो रही है वो क्या है कि इनका समझदारी से यूज ना होने के कारण ये जल्दी ही अपने खत्म होने के कगार पर आ गए। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, दे आर डिप्लीटिंग एट अलार्मिंग रेट। चेतावनी वाले रेट से वो डिप्लीट कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो मात्रा है, जो भंडार है, वो इतना तेजी से खत्म हो रहा है कि एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे बहुत जल्दी ही आपके सामने ही। तो कोशिश करिए कि आप इनका समझदारी से इस्तेमाल करें। हाँ, अब बात आती है ये कि क्या हमारे पास ये तीन जो अभी हमने प्राइम रिसोर्सेज की बात करी, प्राइम नेचुरल रिसोर्सेज की, क्या यही रिसोर्सेज हैं? इसके अलावा भी कुछ रिसोर्सेज हैं? जी हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जिनमें कि हम मिनरल्स और मेटल्स को ले लेते हैं। मिनरल्स एंड मेटल्स, मिनरल्स एंड मेटल्स, मिनरल्स एंड मेटल्स। सो गाइस, मिनरल्स एंड मेटल्स की बात करें तो आपके सामने इनके जो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन। कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं है जो इन चार मेटल्स को नहीं जानता। ये बहुत ही फेमिलियर है, आपके रोजाना आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, एनवायरमेंट में आपको कहीं ना कहीं इनको देखने को मिल ही जाता है। फ्रॉम द अर्थ फॉर वेरियस, ये जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं और इनके यूजेस भी बहुत सारे हैं। तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो भी जल्दी से रिप्लेस नहीं हो सकते। इनके जो हमारे पास भंडार हैं वो माइनिंग करके हम निकाल लेते हैं, उसके बाद वो दोबारा से रिप्लाइज नहीं होता है, इसलिए ये भी एक दिन खत्म हो जाने हैं। तो ये भी किसमें आएंगे, कौन सी कैटेगरी में आप इनको गिनोगे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स ही ये कहलाएंगे। अब आगे जो हम बात करते हैं तो एक और सुंदर सा पिक्चर आपके सामने लेकर आऊं मैं। जो प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर और प्योर कॉपर होता है वो इस तरह का होता है। प्योर गोल्ड को आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम से शाइनिंग कर रहा है आपके सामने। 24 कैरेट जो गोल्ड कहते हैं वो। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं उनमें हम यूरेनियम और थोरियम की बात करते हैं। यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में। तो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने में दोनों का यूज होता है। न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ा सा नया वर्ड है आपके लिए, क्योंकि अब तक जो मैंने एनर्जी आपको बताई है वो आपके घरों में, आपके आसपास कहीं ना कहीं आपने जरूर देखी है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जब आप सुनते हो तो ऐसा लगता है क्या ये क्या चीज है, क्योंकि ये आपके आसपास पर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलता। न्यूक्लियर रिएक्टर्स थोड़े से पॉपुलेशन वाले एरिया से दूर बनाए जाते हैं, तो इनमें जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल होता है। ये पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी हमारे पास लिमिटेड स्टॉक्स में है और ये भी रिप्लेनाइज नहीं हो सकते, इसलिए इनको भी हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पिक्चर देखिए, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर का फोटो आपको दिखाया गया जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो रही है। चैलेंजेस, जब हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की तो हमारे पास कुछ चैलेंज आ जाते हैं, और वो चैलेंजेस क्या हैं थोड़ा सा और इसको हम जूम कर सकते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास वो डिप्लीट हो जाने हैं, एक दिन खत्म हो जाने हैं। दूसरा है एनवायरमेंटल इंपैक्ट, यानी कि ये एनवायरमेंट पर बुरा प्रभाव डालते हैं, एनवायरमेंट को खराब करते हैं। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन के लिए खूब जिम्मेदार है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, इसका मतलब ये है कि हम इकोनॉमिकली इनके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट इनसे चल रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इनसे चल रही हैं, यहाँ तक कि जो घरों का ईंधन है उसके लिए भी हम डिपेंड हो चुके हैं आज के टाइम में। अगर ये एकदम से खत्म हो गए तो एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। सो बड़ी समझदारी से आप इनका इस्तेमाल करें स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाली लाइफ आपकी है, आने वाला देश आपका है, आने वाला फ्यूचर आपका है। तो अगली पीढ़ियों तक इन चीजों को पहुंचाना वो भी आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जब हम बात कर लेते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की, तो उसके बाद हमें इनएग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात करना भी बहुत जरूरी है। इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में हमारे पास आते हैं विंड, वाटर एंड सन। इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, और बस थोड़ी सी क्लास और बची है, आप पेशेंस रखिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान से सीखते रहिए चीजों को, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं बिठा दूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। सोलर पैनल, ये तो आपने देखा ही होगा, आजकल तो बड़ा फैमिलियर हो गया सोलर पैनल। ये क्या करता है, सन की एनर्जी पे काम करता है। इन पैनल्स को धूप के सामने लगाया जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये हमारे पास एक विकल्प आ गया है आज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का। इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया वो क्या दिखाया मैंने,
वो आपको सोलर पैनल दिखाया जो कि सोलर एनर्जी पर काम करता है। तो इसके जो मेन चीजें आपको इसमें जाननी है वो क्या है कि ये एक तो रनिंग आउट नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते कभी भी। जैसे कि एक एग्जांपल है, आप हम क्या करते हैं, सूरज निकला आज सुबह, हमने उसकी धूप को दिन भर इस्तेमाल किया, बहुत सारी चीजों का भी, कपड़े सुखाए, लकड़ियों को सुखाया, इवेपोरेशन हुआ, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर है ना, मान लीजिए आप आज क्या कर रहे हैं, आप कोई चीज खर्च कर रहे हैं तो घट के कम हो जानी है। 20 किलो कोई माल था आपके सामने, 5 किलो इस्तेमाल कर दिया तो 15 किलो रह जाएगा आपके सामने। लेकिन जब सन की एनर्जी आप खर्च करते हैं तो वो दोबारा से उतनी ही भरपूर मात्रा में आपको अगले दिन भी मिलती है, वो कभी खर्च होकर समाप्त नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए इनको इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहा जाता है। सोलर एनर्जी की आपने बात करी ली, जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में और हीटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब बात करते हैं हम विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी में देखिए यहाँ पर टरबाइंस लगे हुए हैं, विंड इनको घुमाएगा और इससे बिजली जनरेट की जाएगी। विंड एनर्जी इज अनदर एविडेंट सोर्स ऑफ पावर कैप्चर। जो पावर कैप्चर कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं, उसका एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारे पास क्या है, विंड एनर्जी है। जैसे टरबाइंस को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसके अलावा ये देख रहे हैं आप, पानी गिर रहा है ऊपर से, और पानी को साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है, हाइड्रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ध्यान रखिए, ऐसी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिसमें आप एक बार यहां बैठे हैं तो फिर अगले 5 साल तक के लिए वो वर्ड आपके काम आने वाले हैं। हाइड्रो, साइंस में जब भी आप हाइड्रो देखेंगे तो समझ जाना है पानी की बात हो रही है। हाइड्रो पावर यानी कि पानी से जनरेट की हुई पावर को हाइड्रो पावर कहा जाता है। जो नदियों का पानी है, नदियों के ऊपर डैम्स बनाकर उसको ऊपर से गिराया जाता है और उससे टरबाइन घुमाए जाते हैं, टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसी तरह से हमारे पास जो वाटर है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, बादल बनते हैं ऊपर जाकर, और प्रिसिपिटेशन के द्वारा रेनफॉल होता है, और दोबारा से जो आपकी जमीन से पानी इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर गया था वो वापस जमीन पे आ जाता है। तो वाटर साइकिल के थ्रू ये दोबारा से रिप्लेनाइज होता रहता है, जो कि कभी खत्म नहीं होना है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ से जमीन के अंदर से ये पानी गर्म होकर ऊपर निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, जमीन की जो अंदर गर्मी है, जमीन के अंदर जो कोर में जो हीट है, उसका भी यूज हम किस में कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट करने में कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। क्या बोला जाता है, जियोथर्मल एनर्जी। मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए तो आपको तैयारी हो जाएगी। जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है, जो कहां पर होती है, इन द कोर ऑफ द अर्थ, जियोथर्मल एनर्जी। तो ये क्या करता है, हीट तो होती है, सबको पता है, सस्टेनेबल रिसोर्स है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जो कभी खत्म नहीं होने, उनको सस्टेनेबल रिसोर्स कहा जाता है। और ये भी हीटिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको दोनों चीजों में बड़े क्लियर सा अंतर पता चल गया होगा कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है और इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया तो अब हमारे पास सिर्फ ये बचता है, जैसे हमने एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के चैलेंजेस पढ़े थे, हमारे पास इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज के चैलेंजेस नहीं है, बट क्या है, बेनिफिट्स है ओनली। वो बेनिफिट्स क्या क्या है देखिए। सबसे बड़ा जो इनका बेनिफिट है वो सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने, हमारे पास कोई रिस्क नहीं है इनके खत्म होने का, कितना भी इस्तेमाल करो इनको, ये खत्म नहीं होने। एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस होते हैं, ये मतलब एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी भी तरह का क्या नहीं करते, पॉल्यूशन नहीं करते हैं। और एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी हमारी सिक्योर होगी, फ्यूचर में भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम ये सोच सकते हैं ये एनर्जी तो हमारे पास बनी रहनी है, नो डाउट, कोई खत्म नहीं कर सकता इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके बेनिफिट्स हैं, कोई चैलेंजेस नहीं है। और लास्ट में बात कर लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन, किस निष्कर्ष पर पहुंचे आप यहां तक पढ़ने के बाद? निष्कर्ष ये निकलता है कि जो प्रॉपर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन करना है ना हमें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का, अगर ऐसा हमने किया तो हम इनको अपने फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं, वो भी इनका फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ऐसे ही नासमझी से इनका इस्तेमाल करते रहे तो एक दिन बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएंगे और हमारे सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हम दोबारा से सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे, हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि आप जब भी देखिए, कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। नॉर्मली आपने देखा होगा, एक बंदा गाड़ी से घर से निकला, जबकि उसके घर से उसके वर्किंग प्लेस तक ऑटो, बस, ट्रेन सब जाते हैं, लेकिन वो अकेला गाड़ी से जा रहा है, ये वो रखता है। दूसरा, एक बंदा गाड़ी लेकर आता है, वर्क प्लेस तक जा रहा है और उसके पास दूसरा ट्रांसपोर्ट का कोई साधन है नहीं, वो सही तो है, लेकिन यहाँ भी थोड़ी कमी है। अगर 4 बंदे उसी की जगह से आ रहे हैं वहां पर तो उनको साथ बिठा कर ला सकता है। दूसरी बात, आप रेड लाइट पर खड़े हुए हैं, गाड़ी का इंजन ऑन है और वेट कर रहे हैं, ये भी बेवकूफी है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं
जो एग्जॉस्टिबल है उनका समझदारी से इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियां में उनका फायदा उठा सकें. सो गाइज, thank you very much for watching the class, for giving so much concentration. And one thing is also I want from you, that is like, share and subscription. Thank you very much.